नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो ये श्रेणी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी हम किसी तत्वों की रिएक्शन कराएंगे या किसी चीज़ का कोई भी कंपाउंड बनाएंगे या रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे, तो वहाँ पर रिएक्शन कराते वक्त आपको ये श्रेणी को, यानी ये जो सक्रियता श्रेणी होती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका एक ट्रिक भी बताएंगे हम आपको कि आखिर इसको कैसे याद किया जाए। फिलहाल चलते हैं इसके बारे में, आखिर ये समझते हैं कि आखिर सक्रियता श्रेणी कहती किसको है, इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि वैसा सीरीज या वैसा सारणी जिसके अंदर हम लोग मेटल्स को रिएक्टिविटी के आधार पर, यानी वो कितना एक्टिव है, कैसे रिएक्शन करेगा, उसके आधार पर आरोही क्रम में समझाए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में है ना, और अवरोही यानी घटते क्रम में। अगर इस ऑर्डर में हम लोग सजाते हैं तो इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ये देखिए, यहां पर हम आपको सीरीज दिखाते हैं। देखिए बच्चों, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाता है। देखिए क्या है, पहला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो सबसे इसमें जो ऊपर है ना, टॉप पोर्शन पे जो तत्व है वो धातु सबसे रिएक्टिव है, यानी अभिक्रियाशीलता वाला है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा। पोटेशियम, जिसको हम लोग एक और ट्रिक केदारनाथ के माली मांगे आलू जरा फीका पकाता है, इसका ट्रिक बच्चों होता है, लिख देते हैं, याद कर लेना। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और उसके बाद से है, इससे क्या हो गया है, और इसी से हम लोग फिर इससे एक और चीज स्टार्ट करते हैं, हाई। छोड़ो, इसका हम लोग ले लेते हैं H, हाई, और C से लेते हैं कोट। रच कर लें, C से हो गया आपका कोट, हाई कोट। HG से समझते हैं होगा, AU से यानी आपका हाई कोट होगा आपका। तो यहाँ पर ये H से दो चीजें हम लेंगे, एक बार H से है और एक H से हाई कोट होगा आपका। तो आपको ट्रिक याद रहेगा, कोई पूछेगा सक्रियता श्रेणी के तत्वों को बढ़ते क्रम में सजाइए, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर सजाइए, यानी सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, उससे कम, फिर कम कौन है, इस तरीके से सजाएगा। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा बच्चों। क्या ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट होगा आपका। इस नाम से हम लोग याद करके इन सभी तत्वों को, यानी के से पोटेशियम, Na से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और अर्जेंटीना यानी सिल्वर, और Au मतलब गोल्ड होता है। इन सभी तत्वों को याद रख सकते हैं। अब देखिए, सबसे कम रिएक्शन किसी दूसरी चीज से सबसे कम रिएक्शन कौन करता है, तो सबसे कम रिएक्शन करने वाला जो तत्व है वो है गोल्ड। अब देखिए हो ना, गोल्ड से बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। क्यों,
सोना क्यों चमकता है ज्यादा? क्योंकि वो दूसरी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। वही जबकि अलग तत्व है जैसे लोहा है, ये नमी से रिएक्शन, पानी से रिएक्शन करके जंग बना देता है, रस्ट बन जाता है ना। लेकिन सोना में रस्ट नहीं लगते हैं जल्दी, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम क्रियाशील होता है। लेकिन सबसे क्रियाशील क्या होता है? तो पोटासियम और सोडियम। इसीलिए इन दोनों को हम लोग किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। किरोसिन ऑयल में क्या करते हैं? किरोसिन ऑयल में इसको डुबो के रखा जाता है। इन दोनों को किरोसिन तेल में क्यों डुबो के रखते हैं, सोडियम और पोटासियम को? इसलिए रखते हैं क्योंकि ये काफी क्रियाशील होते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव है ना। मोर रिएक्टिव होने के कारण इसको हम लोग क्या कर देते हैं, किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। अगर नॉर्मल रखोगे ना तो पानी से रिएक्शन करके वो ब्लास्ट हो जाते हैं, सोडियम वगैरह, है ना। तो इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं ताकि वो किसी दूसरी चीज से रिएक्शन ना करे। तो घटती हुई, अब ऊपर से देखो, ऊपर है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाला तत्व, और जैसे नीचे जाओगे ना उससे वैसे अभिक्रियाशीलता जो होगा घटता जाएगा। यानी सबसे कम किसका होगा बच्चों? गोल्ड का, है ना। आई थिंक यू अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव। चलिए अब हम लोग इस सारणी को याद कर चुके होंगे। इसका बहुत सिंपल है, अभी ना ट्रिक याद रख लो। केदारनाथ के माली आलो जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट होगा आपका, हाई कोर्ट होगा आपका। इस तरीके से अब आप इस सारी चीजों को याद कर सकते हैं। रिएक्शन में पहले भी हम आपको पहले भी वीडियो में ये ट्रिक बता चुके हैं, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। अब देखिए, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि क्या धातु जो है अधातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं? तो करते हैं। तो क्या होता है देखो, तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। यानी उसकी संयोजकता जो कोश होता है ना, उसको पूर्ण करने के लिए उसके नेचर को हम लोग समझ सकते हैं। धातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। जैसे आप सभी जानते हो ना कि धातु जो होते हैं वो अपना अष्टक यानी उसकी जो बाहरी कक्षा होती है, बाह्यतम कक्षा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मतलब फुलफिल करते हैं, भरते हैं 8। जब वो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना, वो तत्व अस्थायी हो जाता है। तो सभी धातुएं क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाता है, और वो आकर फिर क्या बन जाता है, अस्थायी बन जाता है। या जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पे हम लोग क्या, जितने भी मेटल्स होंगे ना वो सब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, सो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। जैसे सोडियम क्या हुआ, सोडियम जो होता है वो अपने से एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लॉस करता है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन माइनस वाला गया तो इस पे प्रोटॉन, आप जानते हो ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, तो प्लस प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया एक। सो और भी इसकी कुछ पहले पॉइंट जानते हैं, फिर रिएक्शन कराएंगे आपको हम। देखो बच्चों, अधातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेडायन बनाते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। अब जितने भी नॉन मेटल होंगे ना अधातु, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज है, और लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। जैसे आप जानते हो ना Cl, ये Cl जो होता है ये क्या करता है, अब इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। क्यों इस पे माइनस चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा, इसलिए। और ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जो वैसे कंपाउंड जो आयन के आदान प्रदान से बनते हैं, जिस कंपाउंड में आयनों का लेन देन होता है या इंटरचेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देखिए ये सोडियम है, इसका आप लिखिएगा
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 1 होगा, और इसको अस्थायी करने के लिए 2 और बाहरी में 8। अब चूंकि आप जानते हो ना इसके पास एक ही को एक्स्ट्रा है 8, अब 7 को खरीदने में इसको टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा सोचता है कि एक को लॉस ही कर देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वहीं पे देखो तो ये क्या बन गया आपका सोडियम धनायन हो गया, या सोडियम प्लस हो गया ना धनायन। अब देखिए क्लोरीन ये 2 8 इसके पास एक की कमी है, तो ये क्या कर देगा, ये इसके पास जो एक कमी है ना तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा किसी मेटल से ले लेगा। जब किसी मेटल यानी किसी धातु से ले लेगा तो इस पे प्लस चार्ज थोड़ी बढ़ेगा, माइनस चार्ज का अधिकता हो जाएगा, और जब माइनस चार्ज अधिकता हो जाएगा तो इसलिए इस पे हम लिख देंगे क्लोरीन पे माइनस। अब ये 2 8 8 इसके भी 72 कक्षा में 8 आ गया, अब ये बन गया क्लोराइड ऋण आयन, यानी सभी धातुएं क्या होती हैं धनायन होती हैं, जबकि सभी अधातुएं ऋण आयन होती है, यानी उस पर माइनस चार्ज होता है। अब इसकी बिंदु संरचना पे देखिए ये रिएक्शन कैसे कर रहा है। अभी हम बताए ना कि जो आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, तो जिस अभिक्रिया में आयनों का लेन देन हो, जिस अभिक्रिया में आयनों का लेन देन हो, आदान प्रदान हो, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। जैसे देख लो यहाँ पर सोडियम इस पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्लोरीन है, इस पे एक घट रहा है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो सोडियम है उसके पास एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्लोरीन के पास एगो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो ये क्या कर देगा सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको दे देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ना तो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और इस तरीके से जो रिएक्शन बनेगा, रिएक्शन करके जो बनेगा ना NaCl, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे आयनिक यौगिक। जो ये कंपाउंड बन गया इस यौगिक का नाम क्या दोगे बच्चों, ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि ये आयनों को लेन देन से आदान प्रदान से बना है। ठीक है, और भी कुछ इसके गुण देखते हैं। अब देखो बच्चों इसमें हम लोग और चीज मैं ये जानते हैं सोडियम क्लोराइड ऐसे होता है आयनिक बंधन। अब इसके कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कि आयनिक जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उसकी क्या प्रॉपर्टी होता है, कौन कौन से मेन गुण है, तो इस चीज को ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट इसके भौतिक गुण। भौतिक प्रकृति यह ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। तो जितने आयनिक कंपाउंड होंगे ना, आयनिक कंपाउंड उनकी ये खास बात होती है कि वो ठोस होते हैं, ठोस सॉलिड फॉर्म में होंगे, कठोर हार्ड भी होंगे, और भंगुर मतलब उसके अंदर वो टूट जाएगा, जब हथौड़े से आप उसको चोट करोगे ना तो चूर चूर हो जाएगा, जिसको हम लोग भंगुर कह सकते हैं, है ना। यानी उसके अंदर जो होगा मालेबिलिटी नहीं होगी, मालेबिलिटी यानी जिसको पीट पीट के आप चादर बना दे, तो ये तो पीटोगे तो क्या हो जाएगा चुकना चूर हो जाएगा। गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है आयनिक कंपाउंड का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होता है। तो इनकी जो क्वथनांक और क्वथनांक मतलब देखिए गलनांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बाबू ध्यान से समझो, गलनांक को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और गलनांक को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस क्या होता है मेल्ट करना शुरू करता है। अब कहोगे मेल्ट क्या होता है सर, यानी पिघलना शुरू करता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू करता है, या यूं कहे जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में आता है उसको हम उस ताप को हम लोग कहते हैं, उस ताप को क्या बोलते हैं बाबू मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में इसको कहते हैं गलनांक। क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी वैसा टेम्परेचर वैसा तापमान जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है, बॉयल करना शुरू करता है ना, तो जब वो उबलना शुरू करता है ना, बॉइलिंग करना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक, है ना। तो ये दोनों चीजें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होगा, याद रहेगा। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उच्च होगा।
घुलनशीलता के बारे में जानते हैं। जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल, केरोसिन आदि में अघुलनशील होते हैं। देखिए जितने आयनिक कंपाउंड है ना वो तो पानी के अंदर क्या होंगे, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, गल जाएंगे। लेकिन जब उसको आप पेट्रोल में डालोगे या केरोसिन तेल में डालोगे तो फिर वो अघुलनशील हो जाएंगे, वो पानी में घुलेंगे केवल, और पेट्रोल केरोसिन में घुलेंगे नहीं, अघुलनशील हो जाएंगे। अब इसकी विद्युत चालकता के बारे में समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी विद्युत चालकता क्या होती है। आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे अगर उसमें आप पानी मिक्स कर दीजिएगा, आयनिक कंपाउंड में अगर आप पानी मिक्स किए हो तो क्या करेगा, अपने से बिजली को ट्रांसफर होने देगा, यानी वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने देगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह संचार मतलब स्थानांतरण हो जाएगा, स्थानांतरण होगा। लेकिन कब स्थानांतरण नहीं होगा, जब उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में रखें, यानी वो नॉर्मल रहे तो नहीं करेगा। जब ये गलित रूप में रहेगा या जल में मिला रहेगा तब ये चालन करेगा, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। जैसे आप सभी जानते हो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, पहला गुण ये ठोस होंगे और भंगुर होंगे, कठोर होंगे। ये इनकी क्वथनांक और गलनांक उच्च होगी। घुलनशीलता पानी में घुलेंगे, बाकी पेट्रोल केरोसिन में नहीं घुलेंगे। ये बिजली का चालन तभी करेंगे जब ये जल में घुले रहेंगे या किसी चीज में घुले रहेंगे तब। जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं तो ये बिजली का चालन नहीं करते हैं। ये कुछ खास बातें हो गई किसकी बच्चों, आयनिक यौगिक के। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। अब आखिर आयंस क्या है इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है बच्चों, सारी चीजें आप लोग को नोट करने की जरूरत ना है, सब ये जो पीडीएफ है आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन एक कंप्लेन है आप लोग का भी, बस इसको थोड़ा शेयर किया करो वीडियो को, है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। सो एनीवे एज यू विश। आयंस, आयन क्या है इसको समझिए। जब किसी आयन का परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है तब वह परमाणु आयन बन जाता है। जब कोई परमाणु जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग या ग्रहण करता है। त्याग यानी लॉस, त्याग मीन्स लॉस एंड गेन। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का, किस चीज का, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, लॉस करता है या गेन करता है तो आयन का निर्माण होता है, आयंस बनते हैं। और आयन दो प्रकार के होते हैं, ये सभी जानते हो। आयन जिसको हम लोग केटायन भी कहते हैं, एक होता है ऋणायन, धनायन, केटायन, ऋणायन और एनायन। ठीक है, ध्यान से समझना, केटायन का मतलब ही होता है धनायन और ऋणायन का मतलब एनायन। तो कोई पूछेगा चार्ज, वो तो अवेश हो गया, लेकिन हमें आयन कितने तरह के होंगे, तो दो तरह के होंगे, एक धनायन, ऋणायन, जिसको एक और नाम से जानते हैं केटायन और एनायन के नाम से जानते हैं। अब इनके एक एक बारे में समझते हैं, धनायन क्या है और ऋणायन क्या है। यानी धनायन जिसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं, जब किसी तत्व का परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब वह धनायन कहलाता है। यानी जब भी कोई तत्व क्या कर रहा है, कोई तत्व का परमाणु जो है, जब भी कोई परमाणु अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, यानी उसका त्याग करता है। क्या करता है, लॉस। जब लॉस करेगा या लूज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे धन आयन।
क्योंकि अमीर लोग ही तो दान करते हैं, है ना। देखिए सोडियम क्या है, अमीर हो गया बेचारा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया और फिर इस पे बन गया प्लस चार्ज। अब कहोगे सर प्लस चार्ज कैसे बना, तो आप जानते हो ना सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11, और इसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो वो होगा 2 8 1, यानी एक इसके पास इलेक्ट्रॉन। और अष्टक का नियम है कि 72 कक्षा में 8 हर हाल में होना चाहिए, पूरा करना चाहिए, तब जाके वो परमाणु अस्थाई होता है। अब इसको अस्थाई बनना है तो ये बताओ, जब इसको अस्थाई बनना है तो 7 खरीदे और कि 1 लॉस कर दे, किसमें फायदा है इसको, तो इसको फायदा इसी में है कि एक लॉस कर दे। 7 का कौन खरीदेगा, किससे मांगेगा, 7 मांगना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन देना तो सबको, लॉस करना तो आसान है, तो इसने एक लॉस कर दिया। और लॉस के आप जानते हो ना कि ये बात बहुत बारीकी से समझो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, थोड़ा इसको इमेजी के सहारा बनाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हो कि ये कोई एटम है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप न्यूक्लियस जो होता है नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसकी 72 कक्षा में कौन कौन दौड़ता रहता है, आप सभी जान बताओ, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। इसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। अब देखो इसको 8 पूरा करना था, 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसको में 2 8 1। अब बताओ इस ऑर्बिट में जो है, ये लास्ट वाला ऑर्बिट है, ये सोडियम ही समझो है, ये Na का हमने आइटम बनाया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब सोचो पूरे इसको पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, वो तो हो गया, पहला में 2 दूसरा में 8 हो गया, फिर इसमें भी हमको 8 चाहिए। अब बताओ इसके पास 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन अभी 7 और किसी से मांगेगा तो आसान है कि 1 लॉस कर देगा, वो आसान है, लॉस करना आसान है ना। ऐसे भी आप जानते हो धातु, जितने भी धातु होंगे ना वो सब के सब लॉस करते हैं, यानी उसमें प्लस चार्ज होगा, दान करते हैं, समझो त्याग करते हैं, तो ये त्यागेगा। तो देखो आप ये भी जानते हो ना कि न्यूट्रॉन जो होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या, ये तीनों चीज जो होता है आपस में बराबर होता है, ये सदैव याद रखना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये तीनों चीज क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी एक, अगर ये देखो इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, परमाणु संख्या भी कितना है, 11 होगा। अब जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन, वो इसका फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान घटा परमाणु संख्या, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी, लेकिन हम लोग परमाणु संख्या घटाएंगे, इसमें लिख देते हैं केवल संख्या, परमाणु संख्या घटाते हैं। क्या, कौन सी संख्या घटाओगे, ये वाला चीजें यहाँ पे घटा दिया जाता है, परमाणु संख्या घटाओगे तब आता है कि आपका न्यूट्रॉन्स की संख्या। एक्चुअली में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की ज्यादा ये नहीं है, यहाँ पे समझो। अब न्यूट्रॉन पे आप जानते हो, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे हमेशा याद रखना प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखो, अब ये एक अपना नेगेटिव चार्ज हटा दिया। अब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, लॉस, इसको हटा दिया, इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो ऑर्बिट देख रहे हो ये खत्म हो जाएगा। अब ये जब इसके पास एक ऑर्बिट खत्म हो गया, यहाँ पर अब 8 को बच गए, और अब इसने अब तो घटा, देखो जितना न्यूट्रॉन था उतना ही है, प्रोटॉन की संख्या नाभिक में उतना ही है, लेकिन क्या घट गया इसमें, तो घटा केवल
इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया, यानी -11 था तो अब कितना इस पे सोडियम पर -11 था ना जी, इलेक्ट्रॉन जो था -11, अब इसके पास प्लस, लेकिन प्रोटॉन ज्यादा है प्लस, इस पे इसकी संख्या 11 है और इसकी संख्या 10 हो गई, तो एक प्लस इस पे क्या हो गया, बढ़ नहीं गया। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 11 गो प्लस है, जबकि अब ये एगो हटा, ये भी 11 गो था लेकिन एगो त्याग दिया, तो अब इसके पास कितने माइनस, 10 गो। तो अब अपन अपन जोड़ा बनाएगा, तो जब ई इसके साथ चिपकेगा तो समझो क्या हो गया, 10 गो से 10 गो साथ का जोड़ा तो बन गया, लेकिन एगो इसका बचा कि नहीं, तो प्लस वाला बचा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसीलिए इस पे हम यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस चार्ज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक और आप देख लीजिए लिथियम, लिथियम का भी 2 और 1, तो इसने भी क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और प्लस चार्ज अपनाएगा। इस तरीके से होगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज बनता है यानी कैटायन का निर्माण होता है। अब देखिए